हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करेंगे आईएससी चैप्टर 18 क्लास 12th इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होती है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन अकाउंटिंग ईयर by the normal residents of the country, whether they are operating within the country or whether they are operating outside. That is what called national income. वैसे नेशनल इनकम को हम तीन अलग अलग रेफरेंसेस में डिस्कस कर सकते हैं, या तो प्रोडक्शन हुआ, या कितना इनकम जनरेट हुआ, या कितना एक्सपेंडिचर हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। बात करते हैं मॉनेटरी एक्सप्रेशन। हमेशा जो नेशनल इनकम होती है उसको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। देन वी टॉक अबाउट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होती हैं विच आर रेडी फॉर यूज, मतलब जिनको फर्दर रीसेल नहीं किया जाएगा, दे आर कॉल्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जिनको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, या जो अभी रेडी टू यूज नहीं है, जिनके अंदर अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है। जैसे मान लीजिए एक टी शर्ट है वो कि शोरूम में रखी हुई है, तो वो इंटरमीडिएट मानी जाएगी क्योंकि वो अभी वो सेल नहीं हुई है। जब वो सेल होगी तो उसके अंदर वैल्यू एडिशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज टॉक अबाउट आपका डबल काउंटिंग। क्या होती है? डबल काउंटिंग का मतलब होता है जब हमने इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड कर लिया, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डबल काउंटिंग, क्योंकि उसकी वैल्यू फाइनल गुड की वैल्यू में पहले से ही जुड़ी हुई है। आपने कहा सर कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक फर्नीचर है, जैसे एक टेबल है, उस टेबल में लकड़ी की कीमत जुड़ी हुई है, आपने उस लकड़ी की कीमत को भी नेशनल इनकम में जोड़ लिया और साथ में टेबल की कीमत को भी जोड़ लिया, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डबल काउंटिंग। तो हम इसको कैसे अवॉइड करेंगे? आप या तो वैल्यू ऐड जितनी हुई उनको ऐड कीजिए, जितनी जितनी वैल्यू ऐड हुई, या फिर आप फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड कीजिए। इस तरीके से हम डबल काउंटिंग्स को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम जो होती है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट कहता है जब हम किसी भी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम को हम 1 ईयर के ड्यूरेशन पे कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। करंट आउटपुट। हमेशा हम करंट आउटपुट को ही कैलकुलेट करते हैं। किसको करते हैं? करंट आउटपुट को। आपने कहा सर क्यों? क्योंकि जो इससे पुराना आउटपुट हुआ होगा वो किसी और ईयर में ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो हमें करंट ईयर का आउटपुट ही ऐड करना है। नेक्स्ट इज एक्सक्लूड प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। जैसे सेकंड हैंड गुड्स की बाइंग सेलिंग है, वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी क्योंकि उसकी वैल्यू किसी और ईयर में ऐड हो चुकी है। देन आपका जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, जैसे आपकी शेयर्स और डिवेंचर्स का बेचना और खरीदना, वो भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है। बट उसको खरीदने और बेचने पे जो कमीशन दिया गया वो नेशनल इनकम में ऐड होगा क्योंकि उसको करंट ईयर में जनरेट किया गया है, मतलब वो एक रिवॉर्ड है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट होती है वन साइडेड, जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स, ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द जनरल पब्लिक, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड वन साइडेड पेमेंट। उसको कमाया नहीं गया, वो भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाएगी, वो कमाई नहीं गई है। नेक्स्ट रेजिडेंट। रेजिडेंट्स कौन होते हैं? रेजिडेंट्स आर पीपल हु आर रिजाइडिंग इन कंट्री फॉर लास्ट 365 डेज एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट। बट उस नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर आपके जो घूमने फिरने के लिए आए हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, या फिर आपके एजुकेशन पर्पज से आए हैं, और उनको 1 ईयर से ज्यादा हो गया है, तब भी वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। वो नॉर्मल रेजिडेंट से हमारा मतलब है कि वो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में है, वो हमारे यहाँ कमा रहे हैं। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब वो एरिया जिससे इनकम हमारी कंट्री में आती है, तो वो डोमेस्टिक इनकम मानी जाती है। तो इसमें हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी या जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो काउंट होती है। बट उस पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अगर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है या फॉरेन की कोई एम्बेसीज हैं, तो वो हमारी टेरिटरी नहीं मानी जाएगी। बट हमारी एम्बेसीज उनके कंट्री में हमारी टेरिटरी मानी जाएगी। उस टेरिटरी में जो इनकम जनरेट होगी दैट इज व्हाट कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। अगला हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखिए, जब प्रोडक्शन होता है तो इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है तो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर होता है तो फिर प्रोडक्शन होता है। आपने कहा सर इनमें से कोई एक रुक जाए तो क्या होगा? इनमें से कोई एक रुक जाएगा तो दूसरा अपने आप रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर गुड की प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, तो जैसे ही उसका एक्सपेंडिचर, जैसे लोगों ने कोई चीज खरीदनी बंद कर दी, या गवर्नमेंट ने कहा कि ये चीज नहीं खरीदनी है, तो उसका एक्सपेंडिचर रुका, तो एक्सपेंडिचर रुकेगा तो प्रोडक्शन अपने आप ही रुक जाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्शन होता है तो इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है तो एक्सपेंडिचर होता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हम बात करते हैं रियल फ्लो की। रियल फ्लो वो फ्लो होता है
बिटवीन टू सेक्टर्स जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज व्हाट कॉल्ड रियल फ्लो। और मनी फ्लो जहां पर मनी इन्वॉल्व है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल डिस्कस करेंगे। वी विल एलेबोरेट इट इन डिटेल। नेक्स्ट इज हमारे पास 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट द वर्ल्ड। तो हाउस होल्ड कौन होते हैं? दे आर ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड। फर्म कौन है? फर्म है जो हायर करती है फैक्टर सर्विसेज को। जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, वो क्या माने जाएंगे? हाउस होल्ड। पर जो रिलायंस है वो क्या मानी जाएगी? फर्म। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट है सोशल वेलफेयर एजेंसी। एंड रेस्ट द वर्ल्ड क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो अब हम इसको इलेबोरेट करेंगे डिटेल में 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल के थ्रू। तो मैं इसको एक ही मॉडल में चारों मॉडल्स को दिखाना चाहूंगा वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे क्या है? हाउस होल्ड। और यहां पे क्या है? फर्म। तो हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करेगा? फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। और बदले में फर्म इनको क्या प्रोवाइड करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। आपने कहा सर फैक्टर सर्विसेज क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, अब क्या होगा? ये है हमारा रियल फ्लो। क्या है ये? रियल फ्लो, क्योंकि यहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है। हाउस होल्ड ने दिया फैक्टर सर्विसेज, फर्म ने इनको क्या दे दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। आपने कहा इसका अगर रिवर्स करें तो उल्टा करें तो क्या होगा? फर्म इनको क्या देगी? बताइए क्या देगी? फर्म इनको देगी फैक्टर पेमेंट। क्या देगी? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का मतलब लैंड को क्या दे देगी? रेंट। लेबर को क्या देगी? वेजेस। कैपिटल को क्या देगी? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या देगी? प्रॉफिट। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा डॉटेड लाइन में बना देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो अंदर वाला जो फ्लो है वो कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो। और अब जब पैसा आपके पास आ गया फर्म के, हाउस होल्ड के पास, तो हाउस होल्ड क्या करेगा? पेमेंट फॉर या एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगेन मनी विल गो बैक टू द फर्म। तो वही हमने इसको थोड़ा डॉटेड लाइन में बना दिया। तो ये हमारा कौन सा फ्लो हो गया? ये हो गया हमारा मनी फ्लो। क्लियर? अब पॉइंट आता है कि अगर यहां पे ये तो विदाउट सेविंग है। कैसा है ये? विदाउट सेविंग, मतलब यहां सेविंग नहीं है। बट अगर आप यहां पे सेविंग की बात करें तो मान लीजिए यहां पे कैपिटल मार्केट है। क्या सी मार्केट है? कैपिटल मार्केट या बैंक्स कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा? यहां पे अपना पैसा सेव किया और यहां पे वो क्या हो गया? इन्वेस्ट हो गया। एस और यहां आए। तो याद रखिएगा, अगर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, क्या बताया मैंने? अगर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में मानी जाएगी। बट अगर सेविंग जो है वो ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है तो लीकेज, और सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है तो क्या माना जाएगा? इंजेक्शन। तो आपने कहा सर सेविंग, लीकेज और इंजेक्शन क्या है? लीकेज का मतलब है जब फ्लो से पैसा बाहर निकल जाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड लीकेज। और अगर फ्लो के अंदर पैसा एड ऑन हो जाता है तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इंजेक्शन। तो ये आपका 2 सेक्टर मॉडल में है। किसमें है ये? अंडर 2 सेक्टर मॉडल। अब आपका आ जाता है 3 सेक्टर मॉडल। अगर इसी में मैं यहां गवर्नमेंट भी बना दूं तो क्या होगा? अगर मैं यहां गवर्नमेंट भी ले लेता हूं तो गवर्नमेंट को हाउस होल्ड क्या देता है? बताइए क्या देता है? टैक्सेस। और बदले में गवर्नमेंट इनको तो क्या देती है? हाउस होल्ड ने क्या दिया गवर्नमेंट को? टैक्सेस। बदले में गवर्नमेंट ने इनको क्या दिया? फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो ये आपका बिटवीन गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड हो गया। और अगर हम फर्म की बात करें, फर्म क्या देती है गवर्नमेंट को? टैक्सेस देती है। और बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी? बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी? इनका गुड्स परचेज करेगी, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स एंड सब्सिडी मतलब उनको रॉ मटेरियल सस्ता दे सकती है और सब्सिडी दे सकती है, या लोन पे कुछ सब्सिडी दे सकती है।
तो इस तरीके से गवर्नमेंट इनको पेमेंट करती है। तो पैसा यहां से उधर गया तो इधर आ गया फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट की फॉर्म में। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको सैलरी, और ट्रांसफर पेमेंट है जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स, ग्रांट्स। तो टैक्सेस की फॉर्म में पैसा गवर्नमेंट पे गया और बदले में फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट की फॉर्म में आ गया। ऐसे ही टैक्स की फॉर्म में पैसा गया फर्म की तरफ से गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट की तरफ से परचेज ऑफ गुड्स एंड सब्सिडी की फॉर्म में वापस आ गया। तो ये 3 सेक्टर मॉडल हो जाएगा और बाकी सारा सेम रहा। तो इसको याद करना कितना आसान हो गया। बट अब यहां पे जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी। ये तो 2 सेक्टर मॉडल था, अगर ये 3 सेक्टर मॉडल होता तो 3 सेक्टर मॉडल में जो लीकेज की डेफिनेशन है, सेविंग में और क्या जुड़ जाएगा, टैक्सेस, सेविंग प्लस टैक्सेस, और उधर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अब ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी किसकी, कि या लीकेज या तो इकोनॉमी क्लेम में है, और अगर ये वाली सिचुएशन है, ये ग्रेटर रहेगा तो क्या माना जाएगा, लीकेज, और अगर ये वाली सिचुएशन है तो क्या माना जाएगा, इंजेक्शन माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर यहां पे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी ले लेते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, अब ये 4 सेक्टर मॉडल बन जाएगा। मतलब इतना तो सेम ही रहा। अब क्या होगा, अगर ये जो हाउस होल्ड्स हैं यहां से वहां पैसा कब जाएगा, जब ये इंपोर्ट करेंगे। अगर ये कुछ सामान फॉरेन से मंगाएंगे तो इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा। और अगर यहां से फॉरेन रेमिटेंसेस होती हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस, अगर जो फॉरेन में जो लोग रह रहे हैं वो अपने घर पैसा भेज रहे हैं तो पैसा आएगा, और अगर ये फॉरेन से कुछ खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। ऐसे ही अगर फर्म जो है, फर्म से यहां पैसा कब जाएगा, जब फर्म इंपोर्ट करेगी तो पैसा चला जाएगा, और जब एक्सपोर्ट करेगी तो पैसा आ जाएगा। तो ये आपको अब 4 सेक्टर मॉडल में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं केवल इस वाले पोर्शन की, अगर हम बात करते हैं केवल इतने पोर्शन की, तो वो 2 सेक्टर मॉडल हो गया। अगर इसको हटा देते हैं तो विदाउट सेविंग, इसको लगा देते हैं तो विद सेविंग। अगर ये वाला हिस्सा और जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 सेक्टर मॉडल, और ये वाला हिस्सा भी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, 4 सेक्टर मॉडल। तो अब यहां पे जो लीकेज की जो डेफिनेशन है वो फर्दर चेंज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट, एम से इंपोर्ट बोलेंगे, विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। तो अगर ये बराबर है तो इकोनॉमी क्लेम में, और अगर ये ग्रेटर है तो क्या बोलेंगे हम, लीकेज, और अगर ये शॉर्ट है तो क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। तो सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट अगर ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट से, तो क्या बोलेंगे इसको, लीकेज। और अगर ये कम है और ये वाला बड़ा है तो क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। तो ये मैंने आपको एक ही मॉडल में आपको चारों एक्सप्लेन कर दिए, 2 सेक्टर मॉडल भी, मतलब तीनों 2 सेक्टर मॉडल भी, 3 सेक्टर मॉडल भी और 4 सेक्टर मॉडल भी। तो होप सो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा, वीडियो पसंद आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।